Hello guys, good evening to all of you. Myself मुस्कान कैदाटा. Hope you all are doing well. तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 का पहला टॉपिक जो है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी. लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव. इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्वतंत्रता व्यक्ति के प्रत्येक स्थिति में स्वेच्छित कार्य करने की इच्छा और शक्ति है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिबंधों से मुक्त स्वतंत्रता का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है. अगर हम इस प्रकार की स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं तो यह प्रतिबंधों से मुक्त स्वतंत्रता आज के सभ्य समाज में उपस्थित नहीं है. ऐसी स्वतंत्रता जंगल राज में पाई जाती थी जिसका उल्लेख हॉब्स ने किया था. हॉब्स के मतानुसार व्यक्ति उन सभी विषयों में स्वतंत्र है जिसमें कानून मौन होता है. हॉब्स ने स्वतंत्रता को विरोधों, बाधाओं की अनुपस्थिति और कानून की चुप्पी के रूप में व्यक्त किया. उनका मत था कि जहां कानून नहीं होगा वहां पर स्वतंत्रता पाई जाएगी. तो इसी के प्रत्युत्तर में प्रोफेसर बार्कर ने कहा था कि जिस प्रकार कुरूपता के अभाव का तात्पर्य सुंदरता की उपस्थिति नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बाधाओं की अनुपस्थिति स्वतंत्रता की उपस्थिति नहीं होती. बार्कर के इस मत का तात्पर्य था कि जरूरी नहीं कि समाज की अनुपस्थिति हमारी स्वतंत्रता की उपस्थिति की गारंटी हो. उन्होंने स्वतंत्रता एक व्यवस्थित समाज में ही संभव हो सकती है इस विचारधारा को समर्थन दिया. इसी प्रकार डीडी मैकेंजी ने कहा था कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं अपितु अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है. अब अतार्किक प्रतिबंध से डीडी मैकेंजी का कहना था कि अतार्किक प्रतिबंध वो प्रतिबंध है जो नैतिकता की दृष्टि से गलत होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भूखे को खाना खाने से रोक रहे हैं तो हम उस पर अतार्किक प्रतिबंध लगा रहे हैं. वहीं हम किसी को हेलमेट पहनने के लिए बाध्य कर रहे हैं तो हम वो उसकी जीवन की रक्षा के लिए कर रहे हैं, तो उस पर वो अतार्किक प्रतिबंध नहीं बल्कि तार्किक प्रतिबंध है जो कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होता है. अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो यूजीसी नेट अपनी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे. सिले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विपरीत है. गैटेल के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति है जो करने योग्य और आनंद लेने योग्य है. जीडीएच कोल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वयं के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है जिसमें बाहरी हस्तक्षेप का अभाव होता है. महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के विषय में अपने विचार देते हुए कहा था कि स्वतंत्रता का तात्पर्य बंधनों का अभाव नहीं होता, स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास के साथ जुड़ी होती है. इस प्रकार महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता को व्यक्तिगत विकास के साथ जोड़कर विकासात्मक भाव की परिकल्पना की. लॉस्की ने कहा कि अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती. जहां अधिकार अनुपस्थित होंगे वहां स्वतंत्रता की उपस्थिति भी नामुमकिन होगी. एल.टी. हॉबहाउस का मत था कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ यह होगा कि बाकी सब पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ जाएंगे. अतः सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त होगी जब कुछ न कुछ प्रतिबंध सब पर लगा दिए जाएं. इसी प्रकार जयसाल पात्रा ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है. उनका मत था कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है और उसे ये करना ही चाहिए. अब बात करते हैं स्वतंत्रता के रूपों की. बहुत से विद्वानों ने, बहुत से विचारकों ने स्वतंत्रता के विषय में अपने अलग अलग विचार दिए और समय के साथ इन विचारों से ही स्वतंत्रता के दो भिन्न रूप उभर कर सामने आए. एक था सकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा नकारात्मक स्वतंत्रता. तो सबसे पहले जान लेते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में. सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वतंत्रता के उस रूप से है जहां पर बंधनों का पूर्ण रूप से अभाव नहीं पाया जाता. सकारात्मक स्वतंत्रता सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता पर अधिक बल देती है. स्वतंत्रता का यह रूप जो है राज्य के हस्तक्षेप को न्यायोचित और आवश्यक मानता है. उसका कहना था कि लोकतंत्रात्मक
जो लोकतंत्र की शासन प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, उसमें स्वतंत्रता होती है और वो इस प्रणाली का समर्थन करते हैं। इस प्रकार सकारात्मक स्वतंत्रता युक्तियुक्त और औचित्यपूर्ण प्रतिबंधों को आवश्यक समझती है। मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता के विषय में ही विकासात्मक स्वतंत्रता का विचार प्रस्तुत किया। विकासात्मक स्वतंत्रता के विचार का अर्थ था कि व्यक्ति के विकास से जुड़ी स्वतंत्रता की अवधारणा। जब व्यक्ति को अपने विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होंगे, जब वो अपना सर्वोच्च विकास करने में सक्षम होगा, तो वो स्वतंत्र होगा। रूस, ग्रीन और लॉस्की ने स्वतंत्रता का समर्थन किया। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों में निहित है जो कार्य करने योग्य हो। लॉस्की के मतानुसार स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य ऐसे वातावरण को बनाए रखने से है जिसमें व्यक्ति स्वविवेक के सर्वोच्च एवं स्वव्यक्तित्व के सर्वोच्च रूप को प्राप्त कर सके। लॉस्की ने कहा था कि जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की सर्वोत्तम प्रकटीकरण को प्राप्त करता है, सर्वोत्तम अवधारणा को प्राप्त करता है, परिस्थिति प्राप्त करता है तो वो स्वतंत्र होता है। लॉस्की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समाज के साथ संबंधों पर विशेष बल देते हुए कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाज से अलगाव के रूप में उत्पन्न नहीं होती। जब कोई व्यक्ति समाज से अलग थलग हो जाए तो वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार स्वतंत्रता की कुछ सकारात्मक विचारधाराएं रही जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन दिया, जो थी सकारात्मक उदारवाद, आदर्शवाद और मार्क्सवाद। अब समझते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, जो कि सकारात्मक स्वतंत्रता का विलोम कहा जा सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में स्वतंत्रता को बंधनों के अभाव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। स्वतंत्रता के इस रूप में व्यक्ति एक चिंतनशील प्राणी होता है और अपने हित के विषय में भलीभांति समझता है। ह्यूमन एक रैशनल बीइंग है और अपना अच्छा बुरा समझता है, इसीलिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए उसके जीवन में। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते थे। स्वतंत्रता का ये स्वरूप जो है राज्य को सीमित कर देता है और कहता है कि व्यक्ति और समाज के बीच कोई विवादित मुद्दा होता ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा समाज की कोई भूमिका होती नहीं। इसके अनुसार राज्य तभी क्रियाशील होगा जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न हो। इसमें राज्य को केवल व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए ही क्रियाशील बनाया गया है। नकारात्मक स्वतंत्रता समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे से संबंधित नहीं मानते और साथ में कहते हैं कि लोकतंत्र जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुनिश्चितता तय नहीं करता। नकारात्मक स्वतंत्रता नागरिक, राजनीतिक और कानूनी स्वतंत्रता पर अधिक बल देती है। J.S. मिल, बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। नकारात्मक स्वतंत्रता की कुछ समर्थक विचारधाराएं हैं जो है नकारात्मक उदारवाद, स्वेच्छातंत्रवाद। तो अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य स्वतंत्रता के उस रूप से है जिसमें व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता को प्रकृति की काल्पनिक अवस्था में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता में व्यक्ति बंधनों के अभाव से पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है, क्योंकि प्राकृतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य विवेकशील होता है और अपने मन मस्तिष्क पर संप्रभु होता है। अब बात करते हैं नागरिक स्वतंत्रता की। नागरिक स्वतंत्रता के स्वरूप का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता का उपयोग नैतिकता की दृष्टि से किया जाए। इसमें नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। नैतिक स्वतंत्रता को स्वतंत्रता का सबसे उत्कृष्ट रूप माना जाता है। इससे अगला प्रकार है स्वतंत्रता का नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता नागरिकता का स्वतंत्रता का वह रूप है जिसका उपभोग व्यक्ति द्वारा समाज में रहकर किया जाता है। सीधा सा तात्पर्य है
नागरिक स्वतंत्रता समाज के बाहर अस्तित्व में नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमें समाज द्वारा प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता में युक्तियुक्त प्रतिबंधों का अस्तित्व भी पाया जाता है। नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के संरक्षण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्ति अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता के अधिकार के हरास के विषय में राज्य के कानून की सहायता ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान समय में अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार नागरिक स्वतंत्रता के हनन होने पर वो भी कानून की सहायता ले सकते थे। अब बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता की। लॉस्की ने राजनीतिक स्वतंत्रता को राज्य के कार्यों में भागीदारी के रूप में व्यक्त किया। सीधा सा तात्पर्य है कि राजनीति में हमारी सक्रियता हमारी स्वतंत्रता की सुनिश्चितता है। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य स्वतंत्रता के उस रूप से है जिसमें व्यक्ति को मतदान करने की, चुनाव लड़ने की, शासन की आलोचना करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता में व्यक्ति शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और राजनीतिक स्वतंत्रता का वास्तविक जो रूप है वो लोकतंत्र की उपस्थिति में हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की उपस्थिति में हमें अपने विचार व्यक्त करने, अपनी भागीदारी प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। वहीं अगर हम सर्वसत्तावादी समाज या निरंकुश समाज में हो, निरंकुश राज्य में हो, तो वहाँ पे हमारी इच्छा का और राजनीति में हमारी भागीदारी का कोई सम्मान नहीं होता। इसके रिगार्डिंग हमको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। लीकॉक ने राजनीतिक स्वतंत्रता को संविधानात्मक स्वतंत्रता के रूप में व्यक्त किया, जिसमें व्यक्ति को अपनी सरकार स्वयं चुनने का अधिकार होता है। वहीं गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र के स्वरूप में व्यक्त किया। लॉस्की ने राजनीतिक स्वतंत्रता के अस्तित्व में दो प्रकार की शर्तें बताई हैं जो बहुत ज़रूरी है। एक, समाज में सभी के लिए समान रूप से शिक्षा का अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वह राजनीति में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। और सेकंड है, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस का होना अनिवार्य है। अगर स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस नहीं होगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी हम नहीं दे सकते। अब बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की। आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वतंत्रता के उस रूप से है जिसमें व्यक्ति के जीवन के आर्थिक पक्ष के विषय में स्वतंत्रता को निश्चित किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता समाज में सभी व्यक्तियों के जीवन जीने के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता के विषय में है। आर्थिक स्वतंत्रता में व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त होती है। लॉस्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सुरक्षा और अवसर प्रदान करना है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता के दो भिन्न रूप भी स्पष्ट होते हैं, जो है नकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता और सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता। नकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता से व्यक्ति की विचारधारा स्वकेंद्रित होती है, इस चीज का पता चलता है। इसका स्वरूप पूंजीवादी समाज में देखने को मिलता है। नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब कि आत्म केंद्रित होती है, स्वकेंद्रित होती है। वहीं अगर सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें, सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता में विभिन्न कार्यों को समाज को ध्यान में रखकर करने की आज़ादी होती है। हमें समाज को ध्यान में रखकर कार्य करने चाहिए। इसमें समाज कल्याण की भावना शामिल होती है। व्यक्ति समाज को केंद्र में रखकर अपनी आर्थिक गतिविधियों को परिपूर्ण करता है। सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता जो वर्तमान में कल्याणकारी राज्य है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता से जुड़ी विचारधाराओं की, जिसकी मैंने पहले बात की थी। सबसे पहले है नकारात्मक उदारवाद और स्वतंत्रता। नकारात्मक उदारवादियों में हॉब्स, लॉक, स्पेंसर, एडम स्मिथ, बेंथम, मिल जैसे विचारक शामिल है।
नकारात्मक उदारवाद द्वारा व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। इसमें अन्य लोगों के हस्तक्षेप का अभाव होता है। इस प्रकार इसमें व्यक्ति को तर्क संगत मानते हुए राज्य के हस्तक्षेप को अनुचित माना जाता है। हॉब्स के अनुसार बाहरी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता प्राप्ति की सर्वोच्च दशा हो सकती है। जब हमारे पास कानून की अनुपस्थिति होगी, बाहरी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति होगी, तो हम अपनी स्वतंत्रता की सर्वोच्च जो स्थिति है उसको प्राप्त करेंगे, ये हॉब्स कहते थे। जीएस मिल ने अपने जीवन के आरंभिक काल में जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में अपने विचार दिए थे, जिसमें उन्होंने अपनी रचना ऑन लिबर्टी में नकारात्मक स्वतंत्रता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। मिल ने स्वतंत्रता के मुख्यतः 3 आयाम बताए थे, जिसमें शामिल है चिंतन और विचार विमर्श की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता, जिसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं आती है, स्वविषयक और परविषयक। स्वविषयक स्वतंत्रता में मिल ऐसी स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं जिसमें वो कार्य जुड़े हैं जिसका किसी अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की स्वतंत्रता में बंधनों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि किसी और पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता। पर परविषयक जो कार्य है उनमें समाज को प्रभावित करने की शक्ति होती है और इसीलिए उसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी के आधार पर हम अगर इस विचारधारा को समझें तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका प्रभाव किसी दूसरे पर ना पड़े। हमारे प्रत्येक कार्य का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर पड़ता ही है। इसीलिए कार्य को स्वविषयक और परविषयक की श्रेणी में बांटना प्रैक्टिकल दृष्टि से गलत है और ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है। अब बात करते हैं जो उन्होंने जेएस मिल ने स्वतंत्रता के परविषयक कार्यों के संदर्भ में जो क्षति का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्य जो सहमति पर आधारित ना हो वो क्षति की श्रेणी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अभी 10th पास की और +1 में गए और +1 में आपने रखना था आर्ट्स, लेकिन घर वालों की और अदर प्रेशर्स की वजह से आपने कॉमर्स या फिर साइंस चूज कर लिया। तो आपकी वो स्ट्रीम रखने की स्वतंत्रता तो थी, लेकिन आपने उसको दबाव में पढ़कर आपने वो स्ट्रीम रख ली, तो उसमें क्या हुआ, आपकी सहमति नहीं थी और उसकी सहमति का ह्रास हुआ, तो आपकी स्वतंत्रता का ह्रास हुआ और इस प्रकार ये आ गया क्षति की श्रेणी में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मिल के अनुसार केवल समाज द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं नहीं लगाई जाती, बल्कि समाज में ऐसे कई सामाजिक समूह होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाते हैं और उसको व्यवहारिक रूप देते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता को बाधित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम जो है बहुमत समाज है, वो राज्य और सरकार नहीं है। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझ ले, जैसे इंटर रिलीजन जो है या अंतर जातीय विवाह जो हो गए, इंटरकास्ट मैरिजेस जो हो गए, वो कानून की दृष्टि से अब मान्य है, लेकिन समाज उसको मान्यता नहीं देता है क्योंकि बहुमत समाज इंटरकास्ट मैरिज को गलत मानता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुमत समाज और राज्य के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं बहुमत समाज इसमें डोमिनेट पोजीशन पे होता है। मिल ने स्वतंत्रता को अभिष्ट सत्य के रूप में व्यक्त किया, जिसमें स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि व्यक्ति के प्रत्येक जीवन के प्रत्येक चरण में, व्यक्ति के प्रत्येक क्रिया में क्या है, स्वतंत्रता जुड़ी होती है। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर एक नकारात्मक उदारवादी है जिन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है। उन्होंने जो डार्विन का जीव वैज्ञानिक सिद्धांत था, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, उसको सामाजिक क्षेत्र में लागू कर दिया। स्पेंसर के अनुसार राज्य इसीलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध की उपस्थिति है। यदि समाज में अपराध ही नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। स्पेंसर लॉक की भांति रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थन करते हैं, अर्थात
राज्यों को सीमित कार्य करने चाहिए और कुछ ही कार्यों के लिए क्रियाशील रहना चाहिए, जिसमें है सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय। इसके बाद आते हैं लॉक के विचार पर। लॉक ने अपनी रचना टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट में अपने विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार जहां विधि नहीं होती वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। विधि की अनुपस्थिति यानी स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। लॉक 3 प्रकार के अधिकारों के विषय में अपने विचार देते हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार शामिल है। जॉन लॉक प्राकृतिक जो अधिकार है उसमें स्वतंत्रता के अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार मानते हैं, यानी वो सबको मिलना चाहिए, वो समान रूप से होना चाहिए। एडम स्मिथ ने भी राज्य के हस्तक्षेपवादी स्वरूप का समर्थन किया। अपनी रचना वेल्थ ऑफ नेशन में स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को अनुचित मानता है। अब बात करते हैं स्वेच्छातंत्र और स्वतंत्रता की। स्वेच्छातंत्रवाद की विचारधारा मनुष्य और समाज के जीवन में राज्य की भूमिका को बहुत सीमित कर देता है। इस प्रकार यह नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। एफ.ए. हायेक ने कहा था कि स्वतंत्रता का तात्पर्य विकल्पों की उपलब्धि है, यानी विकास के जितने ज्यादा विकल्प प्राप्त होंगे उतनी ज्यादा हमको है स्वतंत्रता प्राप्त होगी। हेयक ने 4 प्रकार की स्वतंत्रता के विषय में बात की: राजनीतिक, आंतरिक, शक्ति रूपी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हेयक के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति तब होगी जब वो किसी दूसरे की इच्छा के द्वारा अपने कार्य करने के लिए विवश और बाध्य ना हो। जब तक हम अपने कार्य करने के लिए किसी भी बाधा से, किसी भी दबाव से अछूते हैं, तब तक हम स्वतंत्र हैं। जब हमने किसी दबाव में अपना कार्य करना शुरू कर दिया तो उसका तात्पर्य होगा कि हम अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं। हेयक ने माना कि स्वतंत्रता का समान वितरण नहीं किया जा सकता। समाज में सबको थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता मिलने से बेहतर है कि कुछ लोगों को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, चाहे फिर अन्य लोग उससे वंचित हो जाए। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सभी लोगों में थोड़ी थोड़ी रोटी का टुकड़ा बांट देने से अच्छा है कि किसी एक को पूरी रोटी ही दे दी जाए, ताकि कम से कम उसका पेट तो भर सके। अब आते हैं मिल्टन फ्रीडमैन के विचार पे। मिल्टन फ्रीडमैन ने स्वतंत्रता को केवल पूंजीवाद व्यवस्था की विशेषता बताया। उनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में ही जो है स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता केवल पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता है। मिल्टन राज्य में हस्तक्षेप स्वरूप का समर्थन करते हैं। वो प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद को स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त मानते हैं। अब आते हैं इसाया बर्लिन। इसाया बर्लिन है 20वीं सदी के एक महान विचारक रहे। 1958 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उनकी प्रसिद्ध रचना थी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। जिसमें नकारात्मक स्वतंत्रता को वो अधिक महत्व देते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता बाहरी हस्तक्षेप और भयवृत्ति का अभाव है। इस दृष्टिकोण का समर्थन जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, मिल्टन फ्रीडमैन, बर्लिन, हिलेल स्टेनर, रॉबर्ट नॉजिक करते हैं। अब आते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता पर। सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ करने की स्वतंत्रता है, अर्थात इसमें आत्मनिर्भरता की भावना विद्यमान होती है। इस दृष्टिकोण का समर्थन रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, रॉल्स और महात्मा गांधी करते हैं। बर्लिन के विपरीत गेरार्ड मैक्लोवेन ने स्वतंत्रता की एक खरी संकल्पना दी। उनका मानना था कि स्वतंत्रता नकारात्मक या सकारात्मक के तराजू में नहीं तोली जा सकती। स्वतंत्रता स्वतंत्रता होती है। सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारकों के विचारों में अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो उनके कुछ मूल विचार है कि वो राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो प्रतिबंधों के अभाव की नहीं बल्कि युक्तियुक्त प्रतिबंधों की बात करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं अटलांटिक चार्टर की। अटलांटिक चार्टर में यूएसए राष्ट्रपति एफडी रूजवेल्ट ने 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही, जिन्हें 4 मुक्तियां भी कहा जाता है। ये स्वतंत्रता थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव से स्वतंत्रता। इसी की तरह चार्ल्स टेलर ने भी अपनी स्वतंत्रता को 2 भागों में व्यक्त किया था। स्वतंत्रता की अवसर अवधारणा, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती है, और स्वतंत्रता की प्रयोग अवधारणा, जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, और टेलर ने भी इसी स्वतंत्रता का पक्ष लिया है। जॉन क्रिस्टमैन एक महत्वपूर्ण विचारक है। उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि सकारात्मक स्वतंत्रता इस बात से संबंधित है कि इच्छाएं कैसे जन्म लेती है। यदि इच्छाएं स्वतंत्रता और विवेक पर आधारित है तो वह व्यक्ति स्वतंत्र है। यदि स्वतंत्रता अज्ञान, दबाव पर आधारित है तो नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में उन्होंने इसकी कल्पना की। यानी कि जब हम किसी के दबाव में होंगे, अज्ञान में होंगे या फिर बाहरी हस्तक्षेप में होंगे तो हम क्या है, स्वतंत्र नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अज्ञानता से यहाँ पे तात्पर्य है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपने सही गलत का भान नहीं है, तो अगर हम उस पर कुछ प्रतिबंध लगा भी रहे हैं, मान लो मानसिक रोगी अपनी अच्छे बुरे की पहचान नहीं जानते, इसीलिए हम उस पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, तो हम उसकी स्वतंत्रता का ह्रास तो नहीं कर रहे हैं, हम उस पर तार्किक प्रतिबंध लगा रहे हैं। और वहीं अगर वो कुछ ऐसे कार्य करे जो गलत है तो वो क्या है, उसकी नकारात्मक स्वतंत्रता होगी, क्योंकि उसे अज्ञानता में वो चीज़ कर रहा है। अब बात करते हैं आधुनिक उदारवाद और स्वतंत्रता की। आधुनिक उदारवाद में राज्य की भूमिका को महत्व दिया जाता है। इसमें व्यक्ति के संबंध में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया जाता है। इस विचार का समर्थन बार्कर लॉस्की द्वारा किया गया। आदर्शवाद और स्वतंत्रता की बात करें तो आदर्शवादी सिद्धांत राज्य में पूर्ण शक्ति निहित करता है और राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। इसमें राज्य साध्य होता है, अर्थात स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष निहित होता है। हेगल स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का पक्षधर रहा है। उसके अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति जेल जा रहा है तो वो राज्य की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वो स्वतंत्र हो रहा है, ये हेगल ने कहा था। अब बात करते हैं टी.एच. ग्रीन की। टी.एच. ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, जो हेगल की भांति मानते हैं कि ब्रह्मांडीय आत्मा ब्रह्मांड की नैतिक व्यवस्था को बनाती है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और उपभोग करने की शक्ति है जो कार्य करने और उपभोग करने योग्य है। ग्रीन 3 प्रकार की स्वतंत्रता के विषय में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली है औपचारिक स्वतंत्रता, जो नैतिक मामलों में इच्छा की स्वतंत्रता है। सेकंड है न्यायपरक स्वतंत्रता, जो औपचारिक स्वतंत्रता का समाज का मान्यत रूप है। और थर्ड है वास्तविक स्वतंत्रता, जिसमें सामान्य शुभ में सहभागिता द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति निहित होती है। बार्कर के अनुसार जो है स्वतंत्रता वो मानव चेतना में होती है, यानी मानव चेतना है वो स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता अधिकार में निहित होती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। इस प्रकार बार्कर ने इनडायरेक्टली ही ये कह दिया कि स्वतंत्रता के लिए हमें राज्य की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं रूसो की। रूसो को भी एक स्वतंत्रता के सकारात्मक विचारक के रूप में जाना जाता है। उनकी रचना डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में स्वतंत्रता की क्षति के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके मतानुसार स्वतंत्रता का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो स्वतंत्रता को सामान्य इच्छा की आज्ञाकारिता के रूप में व्यक्त करते हैं।
जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उससे जो है स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। यानी यदि आप किसी ऐसी इच्छा का पालन नहीं कर रहे हैं जो रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है, तो आपको वो कार्य करना ही पड़ेगा और स्वतंत्र होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब बात करते हैं कांट की। कांट भी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है और नैतिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। उनके अनुसार संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता का आधार है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भूखा है और वो रोटी चुराता है तो वो अनैतिकता नहीं है, वो नैतिक है, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। जबकि वहीं कोई पेट भरा हुआ व्यक्ति रोटी चुराता है तो वो अनैतिकता है, क्योंकि उसके पास विकल्प है, वो ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं था। इसी प्रकार उन्होंने नैतिकता की दृष्टि से स्वतंत्रता को बांटा है। कांट के अनुसार समझौते के माध्यम से विधिहीन स्वतंत्रता को त्याग कर परिपूर्ण स्वतंत्रता के लिए कॉमनवेल्थ की स्थापना की जाती है। यानी कि हम कॉमनवेल्थ की स्थापना करते हैं और एक परिपूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति करते हैं विधिहीन स्वतंत्रता को त्याग कर। यहाँ पे कॉमनवेल्थ आज की कॉमनवेल्थ संस्था के जैसा नहीं है। यहाँ पे कॉमनवेल्थ का तात्पर्य राज्य से लिया गया है। अब बात करते हैं समतावाद और स्वतंत्रता की। समतावाद सभी व्यक्तियों के समान मूल्यों और नैतिक स्थिति की संकल्पना पर बल देता है और सकारात्मक स्वतंत्रता को परिलक्षित करता है। जॉन रॉल्स जो है स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना का समर्थन करते हैं। जॉन रॉल्स क्या है, स्वतंत्रता की जो इकहरी संकल्पना है उसका समर्थन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैक्लुहेन ने किया था। उनके अनुसार ऐसी असमानताएं जो समाज में सबके लिए लाभकारी हों और विशेष रूप से समाज के निम्न वर्ग के लिए, तो वह औचित्यपूर्ण है। इसे विभेद का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो लोकतांत्रिक समानता को बल देता है। यह स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप से संबंधित विचारधारा को प्रदर्शित करता है। अब वहीं अमर्त्य सेन ने भी स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार दिए। अमर्त्य सेन स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की क्षमताओं के विकास से मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को मछली देने की बजाय मछली का शिकार करना सिखाया जाना चाहिए। मानवीय क्षमताओं के विकास के लिए उन्होंने 5 आवश्यक शर्तें बताई। 1, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पारदर्शिता की गारंटी और शरणीय सुरक्षा। इसके अलावा रोनाल्ड डवर्किन ने भी अपनी विचार प्रस्तुत करते हुए कहा था, मेरी समझ से कानूनी बाधाओं से मुक्ति ही स्वतंत्रता है, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष है। उनके अनुसार स्वतंत्रता एक स्वतंत्र विचार न होकर समानता का ही एक आयाम है। स्वतंत्रता और तात्विक समानता के मध्य प्रतिरोध नहीं, अंतर संबंधता पाई जाती है। सीबी मैकफर्सन ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य की विकासात्मक शक्ति के विस्तार से जुड़ी हुई है और उन्हें इस प्रकार की स्वतंत्रता को सृजनात्मक स्वतंत्रता कहा। अब करते हैं मार्क्सवाद और स्वतंत्रता की। मार्क्सवाद निजी संपत्ति के बिना राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज के उद्भव को उचित बताता है। इसीलिए स्वतंत्रता भी इसी परिप्रेक्ष्य को परिभाषित करती है। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ प्रकृति से जुड़ना है। अलगाववाद में स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब मार्क्स युवा थे तब उन्होंने एक अलगाववाद का सिद्धांत दिया था। जब व्यक्ति समाज से अलग थलग हो जाता है तो उसके बारे में उन्होंने कहा था कि जब वो समाज से अलग थलग हो जाता है तो वो स्वतंत्र नहीं होता। जब वो प्रकृति से जुड़ना शुरू करता है तब वो स्वतंत्र होता है। फ्रेडरिक एंगल्स के अनुसार जैसे जैसे मानव का प्रकृति के अटल नियमों पर विश्वास बढ़ता जाएगा विश्वास या फिर नियंत्रण बढ़ता जाएगा, मानव विवशता से स्वतंत्रता की ओर जाएगा। और इसी प्रकार हेबरमास ने अपनी रचना लीजिटिमेट क्राइसिस में स्पष्ट किया था कि स्वतंत्रता जो है उसने पूंजीवाद जो व्यवस्था है उसके सामने वैधता का संकट उत्पन्न कर दिया है।
अब बात करते हैं स्वतंत्रता के संरक्षण की। स्वतंत्रता मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक आवश्यक लक्षण है मनुष्य के विकास के लिए। इसीलिए स्वतंत्रता का संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी विषय में वोल्टेयर ने कहा था, हो सकता है मैं आपके विचारों का समर्थन ना करता हूँ या मैं आपके विचारों से सहमत ना होऊं, पर आपके विचार प्रकटीकरण के अधिकार की रक्षा करूँगा। इसमें उन्होंने सीधे सीधे इस बात पे जोर दिया है कि जब तक हम स्वतंत्रता के प्रति खुद जागरूक नहीं होंगे, हम स्वतंत्रता के संरक्षण में भागीदारी नहीं दे सकते। इसीलिए स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए सबसे पहला लक्षण है व्यक्ति का जागरूक होना। इसके लिए समाज द्वारा, राज्य द्वारा भी कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, जिसमें है विशेषाधिकारों का अंत, मौलिक अधिकारों की उपलब्धता, स्वतंत्र न्यायपालिका की उपस्थिति, विधि का शासन होना और आर्थिक समानता पर बल देना। ये सभी स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ जो स्वतंत्र प्रेस है, जिसे हम आज भी लोकतंत्र का चौथा पिलर कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं, वो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना लोकतंत्र की रक्षा के लिए। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताएं, क्योंकि यूजीसी नेट अपने एग्ज़ाम में बुक की क्रोनोलॉजी के साथ साथ मिलान करने वाले क्वेश्चन भी देता है, मैच द फॉलोइंग की कौन सी बुक किसकी है। तो आपने बताना है कि जो ये रचनाएं हैं ये किसने लिखी थी, इनके राइटर्स कौन है। थैंक यू।